हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है और उम्मीद है मुझे कि आप लोग पेपर बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। जिन लोगों ने पेपर दिया बहुत अच्छा दिया होगा और जिन लोगों को भी देना है उन लोगों का भी पेपर बहुत अच्छा होगा, ऐसी मेरी शुभकामना है, ऐसी मेरी विश है। तो प्रीवियस पेपर डिस्कशन में हम लोग 10 पेपर डिस्कस कर चुके हैं और 11वां पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं आज। ये पेपर भी 3 दिसंबर को हुआ था 2021 में। ये शिफ्ट 3 का नहीं, एक्चुअली सिर्फ 2 का पेपर है। जब मैं बना रहा था पीडीएफ तो 3 ऐसे लिखा ही रह गया। ये 2 का पेपर है, ठीक है। आप लोगों में जिस किसी को भी सलूशन चाहिए होगा, मतलब केवल आंसर शीट चाहिए होती है, अगर चाहते हैं आपके आंसर शीट रखें तो आंसर शीट टेलीग्राम चैनल पर है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी में दिया होता है और टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका आंसर शीट अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोग वहाँ से आंसर शीट देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। सेंटेंस क्या दिया हुआ, काजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम और डिप्रेशन, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो ग्लूम मतलब उदासी या डिप्रेशन का मूड पैदा करती है, उस चीज़ को क्या कहोगे? तो जाहिर सी बात है ये तो एडजेक्टिव होगी। अब अप्रीहेंसिव का मतलब होता है डर पैदा करता। अप्रीहेंसिव का मतलब क्या हुआ, ऐसी चीज़ जो डर पैदा करे। तो मतलब ये कह सकते हो कि फियरसम, ऐसा कुछ होगा, डरावना, भयानक। डिवास्टेटेड का मतलब क्या होता है, विनाश जिससे हो जाए, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो रुइंड हो सकते हैं, ठीक है, रुइंड जो विनाश हो गया हो जिस चीज़ का। अब डिसमल का मतलब होता है डिसगस्टिंग, निराशाजनक या होपलेस पैदा करने वाला, ठीक है, होपलेसनेस पैदा करने वाला, वो उदास हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डिसोलेट जो होता है वो सबसे एकदम अलग थलग किनारे होता है, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो गया। तो पहले वाले में कौन सा आंसर हुआ, पहले में हुआ आपका आंसर डिसमल, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है इडियम। जानते हैं इसकी मीनिंग बतानी होती है। इडियम दिया है इन अफिक्स, और इन अफिक्स का क्या मतलब होता है, ठीक। इन अफिक्स का मतलब होता है बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, बहुत ही कठिन परिस्थिति में। तो ये दिया हुआ है पहला, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है। अब फिर ये तीनों होंगे ही नहीं, कहानी खत्म जब पहला हमारे आंसर मिल गया तो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया है। स्लैश देख के आपको लग रहा होगा कि ये एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये स्लैश लगे हुए हैं, देखो यहाँ स्लैश लगा, यहाँ स्लैश लगा, यहाँ स्लैश लगा। तो ये आपको दिखा देते हैं कि एरर का क्वेश्चन है। यहाँ देखना चाहो तो लिखा हुआ है ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है। हाउ मेनी लैंग्वेजेज डू मोस्ट चिल्ड्रेन इन इंडिया नोन, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब यहाँ लिखा है कि डू, तो डू के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, जाहिर सी बात फर्स्ट फॉर्म होती है। तो हाउ मेनी लैंग्वेजेज डू मोस्ट चिल्ड्रेन इन इंडिया नो, क्या होना चाहिए यहाँ पे, नो होना चाहिए, नो नहीं होना चाहिए। तो एरर पोर्शन कौन सा है, ये वाला। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, पूछ रहे हैं एंटोनिम। किसका पूछ रहे हैं, अलाई का। अच्छा, अगर आप अलाई ना जानते होंगे तो अलायंस तो जानते ही होंगे। अलायंस का मतलब क्या होता है, सहयोगी दल, साथी, मित्र। जो आपका सहयोगी साथी मित्र होगा वो अलायंस, अलायंस कहा जाता है, उसका नाउन हो जाता है। और अलाई जो होता है ना वो क्या हो गया, फ्रेंड हो गया। तो फ्रेंड क्या हो गया आपका, सिनोनिम हो गया। पार्टनर हो गया, ये भी सिनोनिम हो सकता है। एसोसिएट है, ये भी सिनोनिम हो सकता है। अलाई के 3 सिनोनिम हो गए। और एनिमी क्या होगा आपका, एंटोनिम होगा। तो आंसर कौन सा हो गया, ये थर्ड वाला, ठीक है। इसमें उस वर्ड के 3 सिनोनिम दिए हुए हैं। अच्छा है क्वेश्चन, आप याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि जानते हैं किसी दिन फ्रेंड का सिनोनिम पूछ लेगा और ऑप्शन ये रहेगा, तब आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए उसके सारे सिनोनिम एंटोनिम सारे के सारे आप लोग तैयार किया करिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या पूछ रहे हैं, एंटोनिम पूछ रहे हैं भाई। एंटोनिम किसका, ओवरलुक का। ओवरलुक का मतलब क्या होता है, नज़रअंदाज करना, ठीक है, देखकर अनदेखा करना, ठीक है ना, इसी को कहते हैं अनदेखा करना। तो नेग्लेक्ट करना क्या होता है, अनदेखा करना। तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा। नोटिस करना मतलब गौर करना, तो ये क्या हो जाएगा, उसका एंटोनिम हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया, नोटिस करना, ठीक। देख के अनदेखा करेंगे
तो नेग्लेक्ट करेंगे, ओवरलुक करेंगे। गौर से देखेंगे तो नोटिस करेंगे, ये एंटोनिम हो गया। इग्नोर करना ये साइनोनिम हो जाएगा। विजुअलाइज करना मतलब इमेजिन करना, ये यहाँ पे लगेगा नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो आउटलुक के दो साइनोनिम दिए हुए हैं, नेग्लेक्ट और इग्नोर, और एक एंटोनिम दिया हुआ है। यही हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर 2। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, एक बार फिर से इडियम का क्वेश्चन है, और इडियम है ओपन एंडेड। ठीक, ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है कि जिसकी कोई प्लान्ड एंडिंग नहीं होती है, मतलब कोई चीज़ चल रही है और अचानक से एंड हो जाए, हम इसको सोच समझ करके अच्छे से प्लान करके उसकी एंडिंग ना करते हों, तो वही होगा एंडिंग इज ट्विस्टेड, बिल्कुल नहीं। एंडिंग इज हैप्पी, ना। हैविंग नो प्लान्ड एंडिंग, ये होगा हमारा आंसर। ओपन एंडेड होता है जिसकी कोई प्लान्ड एंडिंग नहीं होती, नेवर एंडिंग होगा नहीं। ठीक है, तो आपका तीसरा आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखें भैया जरा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक बार फिर साइनोनियम आ गया। किसका साइनोनियम आ गया, क्रस्ट का। क्रस्ट का मतलब क्या होता है, ऊपर की जो पपड़ी होती है, ऊपरी परत जिसको हम लोग कहते हैं, क्या होती है ये, ऊपरी परत। ठीक है, पपड़ी जिसको कह सकते हो आप। तो रूट का होता है, जड़ होती है, ये तो होगा नहीं। कोर क्या होता है, केंद्र होगा, ये भी नहीं होगा। कर्नेल क्या होता है, गुठली होती है। गुठली समझ रहे हैं ना, आम तो खाए होंगे, तो आम खाए होते तो आम में जो गुठली निकलती है उसको कर्नेल कहते हैं। सेल क्या होती है, सेल होती है किसी चीज़ की खोल। ठीक है, तो इसी खोल, तो मतलब क्या हुआ, क्रस्ट यही सेल हो जाएगी, ऊपरी परत होगी, बाहर वाली खोल होगी। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यहाँ जाओ। अब क्या कह रहा है ये तो दिख ही रहा है, ये खाली जगह भरने को दिया हुआ है। ठीक है, आ जाओ। जाइंट पंडाज आर ब्लैक एंड वाइट चाइनीज बियर्स। जो जाइंट पंडा, जाइंट का मतलब समझ ना, बड़े 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 पंडा। पंडा, अब ये पंडा समझ रहे हैं ना, वो इलाहाबाद बनारस वाले पंडा की बात नहीं कर रहा मैं। पंडा एक जानवर होता है, पांडा। तो बड़े बड़े जो पांडा होते हैं, ब्लैक एंड वाइट चाइनीज बियर हैं ये बेचारे। ठीक है, दे आर ऑन द डैश ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब था विलुप्त, और इनके ऊपर भी मतलब क्या कहते हैं, विकास की मार पड़ी है बेचारों की, और ये विलुप्त होने के कगार पे हैं, एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। इनकी प्रजाति दुनिया से समाप्त होने वाली है। तो विलुप्त होने के कगार पर हैं, तो कगार के लिए क्या लगाओगे, लाइन ऑफ एक्सटेंशन ना, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यस यही होता है। मार्जिन ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन के लिए मार्जिन नहीं यूज किया जाता और ना ही पीक यूज किया जाता है। क्या लगाया जाता है, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब क्या होता है, विलुप्त होने के कगार पर, एंडेंजर्ड हैं। ठीक है, रेड डेटा बुक में इनका नाम आ गया है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ये आ गया 2 में। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या है जी क्वेश्चन नंबर 9, देख लेते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग देखो किसकी गलत है। बैच की तो सही है, तो मतलब आंसर नहीं होगा। कैच की भी सही है, ये आंसर नहीं होगा। याच की गलत है, यही आंसर होगा। स्नैच की सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब आप कहोगे याच की स्पेलिंग क्या होती है, याच की स्पेलिंग होती है YACHT। ठीक है, इसमें जो टी लगा हुआ है ना, ये बीच में जो टी लगा है, एक्चुअली वो CH के बाद लगता है जी, समझ में आया। और याच क्या होता है, एक नाव होती है एक तरह की। ठीक है, समझ गए। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये क्या कह रहे हैं, यहाँ फिर वही इनकरेक्टली स्पेल्ड, ये इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आओ, डेवलप की तो सही लग रही है, तो ये होगी नहीं। ऑकर की भी सही है, तो ये होगी नहीं। रेगुलेट की भी सही है, तो ये भी नहीं होगी। राइटिंग की स्पेलिंग गलत है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो राइटिंग में एक्चुअली जानते क्या होता है, WRITE होता है। ठीक है, अब इसमें जब आप ING लगाओगे, ठीक है, तो पीछे से ING लगाते समय ई जो है ना वो हट जाता है। ठीक है, कोई भी वर्ड, कोई भी वर्ब जिसके लास्ट में ई होता है, ING लगाते समय वो ई हट जाता है, तो राइटिंग हो जाएगा। तो इसमें सिंगल टी होगा। ठीक है, ऐसे ही और सारे वर्ड्स हैं, जैसे टेक लिखा, टेक के लास्ट में ई लगा है, हट जाएगा। मेक लिखिए, मेक के लास्ट में ई लगा है, हट जाएगा। ठीक है, बाइट लिखा है, बाइट के लास्ट में ई लगा है, ING लगाएंगे तो यही ई जो है आई बन जाएगा।
तो सिंगल रहता है, इसमें ना डबल नहीं होता। राइट में डबल टी होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। रिटन में होता है डबल टी, ठीक है, राइट में नहीं होता है। अब आ गया जो क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 क्या कह रहा है, देखो स्लैश बता रहा है कि इसमें एरर का क्वेश्चन पूछा गया है। राजू वाज अ लिटिल बॉय, अच्छी बात है। हु वर बोर्न इन अ पुअर फैमिली। अब ये जो वर लिखा है, ये वर किसके लिए लगा है, हु के लिए। रुको, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे बताते हैं। ये जो वर लिखा है किसके लिए लगा है, हु के लिए। और ये हु किसके लिए लगा है, अ लिटिल बॉय के लिए। अ लिटिल बॉय किसके लिए लगा है, राजू के लिए लगा है। तो कुल मिलाकर के ये हु जो है वो किसके लिए लगा, अ लिटिल बॉय, मतलब सिंगुलर के लिए लगा। तो सिंगुलर के लिए वर कैसे लगेगा भाई, सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, वाज लगेगा, ठीक है। तो अब इस तरह की चीज़ें आपको समझनी है तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख डालिए ना। हमने पूरा का पूरा सेशन ही पढ़ा डाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सारे के सारे वीडियो पड़े हुए हैं, एक लिस्ट, एक प्लेलिस्ट है, जाओ चैनल पे देखो प्लेलिस्ट, पूरा का पूरा इस तरह की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कभी गलत ही नहीं होगा, ठीक है। तो चलो आपका आंसर कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, हु वर बोर्न, यही गलत है। आपका आंसर क्या हो गया, 2, ठीक है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक पोर्शन अंडरलाइन करके दिया है, मतलब वही सब्स्टिट्यूशन वाला मामला हो गया। देखो ये सब्स्टिट्यूशन वाला मामला हो गया, इतना अंडरलाइन किया हुआ है। देख लेते हैं यहाँ कोई गलती है भी कि नहीं है। द 3 फ्रेंड्स स्पेंट ओवर एन आवर। 3 दोस्त 1 घंटा बिता दिए, क्या करते हुए, डिस्कसिंग द प्रॉब्लम विद देयर टीचर। टीचर के साथ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये तो सही है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। दोनों इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं। डिस्कसिंग के बाद अबाउट लगा है, लगता ही नहीं जी, डिस्कस के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो कराया था, डिस्कशन कराया है, प्रीपोजिशन पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था नो प्रीपोजिशन जहाँ लगता है, तो उसमें ध्यान रखना कि एक वर्ड होता है डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब, अरे, और दूसरा वर्ड होता है डिस्कस। डिस्क्राइब है, डिस्कस है, और एक है एक्सप्लेन है, ठीक है, और एक्सप्लेन है, और एक है इलस्ट्रेट है, ठीक है, इलस्ट्रेट है। ये 4 वर्ड हैं, 4-5 वर्ड हैं, इनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, ठीक है। डिस्कस अबाउट नहीं होगा, डिस्क्राइब अबाउट नहीं होगा, एक्सप्लेन अबाउट नहीं होगा, सब कुछ नहीं होगा। तो ये डिस्कसिंग ऑन और डिस्कसिंग ऑन, ये सब गलत है, कोई प्रीपोजिशन लगना नहीं चाहिए। तो कौन सा सही होगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यही सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13, और ये एक बार फिर से फेलर का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि ही वॉज फाइन फॉर डैश ट्रैफिक रूल्स। उसको ट्रैफिक रूल्स को डैश करने के लिए फ़ाइन लगा। जाहिर सी बात है यार, ट्रैफिक रूल्स के नियम का पालन ना किया होगा उसने, इसीलिए फ़ाइन लगी होगी। तो उल्लंघन करना या ना पालन करने के लिए ये लगा होगा। तो अब ये बताओ कि ट्रैफिक रूल्स को रिफ्यूज़ किया जाता है, नहीं, ओबे किया जाता है। ओबे करेगा तो फ़ाइन क्यों लगेगा, वायलेटिंग, ये हो गया, ठीक है, क्योंकि वायलेट मतलब होता है ना डिसओबे करना। उसने ट्रैफिक रूल्स को डिसओबे किया था, इसलिए उस पर फाइन लगी, ठीक है। ओमिटिंग डिलीट थोड़ा न कर देगा कोई, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, सुटेबल आंसर, वो होगा 3 वाला, ठीक है। उसको ट्रैफिक रूल्स को डिसओबे करने के लिए फाइन लगाई गई उसके ऊपर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। ये भी फिलर का क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है यार फिलर के। हेल्थ कैन नॉट बी डैश एट एनी कास्ट। स्वास्थ्य को किसी भी कीमत पर डैश नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भाई देखो, तंदुरुस्ती 1000 नियामत है, आप हेल्थ को तो किसी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकते। सब कुछ करो लेकिन हेल्थ के साथ समझौता नहीं। तो हेल्थ को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो नेगलेक्ट, हाँ यही ठीक है। सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है, नेगलेक्टेड। डिस्पाइज मतलब नफरत करना, नफरत थोड़े करेंगे यार हेल्थ को। डेजर्टेड मतलब उसको छोड़ के अकेले चले आना कहीं, तो डेजर्ट भी नहीं करेंगे। हेल्थ को क्या किया जाता है, इन्होंने कहा कैन नॉट बी, तो अब हेल्थ के साथ जो हम लोग लापरवाही करते हैं उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है नेगलेक्ट, रिजेक्ट या डिस्पाइज नहीं, ठीक है। तो सबसे बढ़िया, सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या हो गया आपका, 2 वाला हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। क्या है 15 में, देखो यही 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो शुरू किए थे जहाँ से, वही है कि साइंस ऑफ हेरेडिटी। साइंस ऑफ हेरेडिटी मतलब क्या, आनुवंशिकता का विज्ञान किसे कहते हैं। आर्थोपेडिक्स का मतलब क्या होता है, हड्डियों के डॉक्टर को कहते हैं। पैथोलॉजी क्या होता है, जहाँ बीमारियों का पता लगाया जाता है। जीनियोलॉजी क्या होता है,
ये वंशावली होती है, मतलब उनका आपके पिता के पिता के पिता के पिता, उनके दादा, उनके परदादा, आपको उनका क्या नाम था, ये जीनियोलॉजी होता है। जेनेटिक्स होता है, यही है साइंस ऑफ हेरेडिटी। तो आपका आंसर क्या हो गया 4। ठीक है, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक, 16 में क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। सेंटेंस क्या है, अ होल अ टनल डग बाय अ स्मॉल एनिमल टू लिव इन। टू लिव इन एक बात होगी रहने के लिए, और ये खोदता कौन है, कोई छोटा सा जानवर। होल या टनल, तो कोई जानवर रहने के लिए ज़मीन के अंदर जो एक टनल की तरह खोदता है उसको हम कहते हैं बिल, और बिल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ब्यूरो। ठीक है, अब ये केव और डेन और शेड नहीं होगा। केव जानते हो, ये गुफा होती है। डेन क्या होता है, डेन शेर वगैरह जिस गुफा में रहते हैं उसको कहते हैं। शेड होता है, शेड कोई जानवर जैसे दालान वगैरह गाय भैंस बांधने के लिए बनाए जाते हैं, वो उनको शेड कहा जाता है। ठीक है, जो ज़मीन में बिल बना के रहते हैं उनके घर को क्या कहते हो, ब्यूरो कहते हो। तो ये वाला आंसर होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये फिर अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब इसके बदले में हमें कोई वर्ड यूज़ करना है। तो कह रहे हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन गिवन सेंटेंस। ठीक है, एक सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड है, इसकी जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, मतलब ये गलत है, इसकी जगह पर आपको दूसरा लगाना है, क्योंकि यहाँ नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ, सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। एज वी ऑल आर अवेयर, हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि सिल्क इज डेडिकेटेड, डेडिकेटेड का छोड़ दो, यहाँ कुछ पढ़ो ही मत। सिल्क इज डैश फ्रॉम द ककून्स ऑफ मलबरी सिल्कवर्म। जो शहतूत के कीड़े होते हैं उनके ककून्स से क्या सिल्क निकाला जाता है। यहाँ जो वर्ड लगेगा वो क्या होगा, निकाला जाना। तो सिल्क यहीं से निकाला जाता है, निकाला जाता है। निकाला जाने के लिए क्या लगाओगे, डेराइव्ड है। वेरी गुड, यही वाला पहला ऑप्शन है। डेकोरेटेड, सिल्क वहाँ सजाया थोड़े जाता है। डिसिमेटेड भी, ये भी नहीं लगेगा, फालतू का वर्ड है। डिफ्लेटेड भी नहीं होगा जी, ये सब कुछ नहीं लगेगी। निकाला जाता है, ये लगेगा आपका डिराइव्ड। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में फिर क्या कर दिया, 18 में है साइनोनिम। किसका साइनोनिम है, डिस्गस्ट। डिस्गस्ट का मतलब क्या होता है, अब जब किसी चीज़ से निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, आप उसको पसंद नहीं करते हैं, इसलिए। तो डिसलाइक, ठीक है, कुछ कुछ सेम सेम है, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन है कुछ सेम सेम। डिज़ायर, इच्छा, बिल्कुल नहीं भाई। डिस्गस्ट में डिज़ायर कहाँ आएगी। डेंजर, खतरा भी नहीं आएगा, डाउट भी नहीं है। ठीक है, चलो यही कुछ कुछ काम चल रहा था इसका, लेकिन यही आंसर बचा, इसके अलावा और कोई सुटेबल ऑप्शन है भी नहीं, बाकी सब उल्टा सुलटा जा रहे हैं। तो डिस्गस्ट का मतलब आप किसी चीज़ को देखिए, आप डिस्गस्टिंग हो आपके लिए, मतलब आप उसको पसंद नहीं करेंगे तभी वो आपके लिए डिस्गस्टिंग होगी। तो इसका पहला ही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 फिर देख के लग रहा होगा स्लैश ढेर सारे लगे हैं, तो यहाँ क्या होगा, ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है। देखते हैं, व्हाई डू दे कीप ऑन टॉकिंग। ओ हो, मैंने गलत पढ़ दिया गलती से। देखो ये लिखा है व्हाई डू दे कीप टॉकिंग ऑन। एक्चुअली आदतन वो ऑन पहले निकल गया था। कीप टॉकिंग ऑन अबाउट मनी ऑल द टाइम। ठीक, तो एक्चुअली जो फ्रेज है ना, वही जो मेरे मुंह से निकला था वही वाला है, कीप ऑन। कीप ऑन के साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, कीप ऑन वॉकिंग, कीप ऑन टॉकिंग, कीप ऑन डिस्कसिंग, कीप ऑन वॉचिंग टीवी, या ऐसे लिख सब यूज़ किया जाता है। तो कीप के बाद ऑन लगेगा, उसके बाद ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, तो यही गलती है। कीप टॉकिंग ऑन नहीं होगा, बल्कि कीप ऑन टॉकिंग होना चाहिए था। तो आपका यही वाला पोर्शन गलत है, तो पहला आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। तो 20 क्या कह रहा है, 20 में फिर वही देखिए, एक जगह अंडरलाइन किया हुआ है, ये देखो ये किया है अंडरलाइन, और दिया नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अगर गलत नहीं है तो ठीक है, डी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, नहीं तो कोई गलती ढूंढिए। गलती क्या है, इसकी जगह पर सही क्या होगा ये आपको पता लगाना है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है ये पढ़े बिना तो पता लगा नहीं पाओगे, तो चलो ठीक पढ़ लेते हैं। आई प्ले फुटबॉल यस्टरडे, यहाँ हमें क्या देखना है, यस्टरडे देखना है। ठीक, जब आप यस्टरडे देखेंगे तो एक बात आपको याद होगी ना कि मैंने पढ़ाया था टेंस पढ़ाते समय मैंने ऐसे ही बनाए थे, 2 कॉलम बनाए थे। इधर लिखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इधर लिखा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
और यहाँ ढेर सारी चीज़ें मैंने लिखी थी, ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। ये होगा तो पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। उसी में यहाँ पहली ही लाइन में सबसे ऊपर मैंने लिख रखा था यस्टरडे, और कहा था जब यस्टरडे सेंटेंस में लगा होता है तो पास्ट इंडेफिनिट लगाया जाता है। ठीक है, याद आया आपको वो? ठीक है। अगर नहीं पूरा टेंस पढ़ना चाहते हैं तो टेंस पे ढेर सारे वीडियो मैंने बना के रखे हैं, प्लेलिस्ट है टेंस की, उसमें देख डालिए। ठीक, तो यहाँ यस्टरडे लगने के नाते ये जो प्ले है ये सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में होगी, तो ये बन जाना चाहिए था आई प्लेड। ठीक, क्या होगा? आई प्लेड। जो कौन सा आंसर हुआ आपका? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 में क्या होगा? इसकी शक्ल देख के आपको लग गया होगा कि इसमें क्या काम करना है। ठीक, समझ गए? तो चलो शुरू करते हैं। लिखा है, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, बिना पढ़े तो काम बनेगा नहीं। जोसेफ वॉज ऑलवेज प्रिपेयर्ड। जोसेफ एक आदमी है जो हमेशा तैयार रहता है। हिज मोटो आज, उस आदमी का मोटो क्या था कि नेवर थ्रो एनीथिंग, कोई चीज़ फेंको मत। ठीक है, जोसेफ का ये कहना था कि कोई चीज़ फेंको मत। यू डैश नो व्हेन इट माइट बी कम इन डैश, आपको पता नहीं कि कब कौन सी चीज़ यूज में आ जाए, कब कौन सी चीज़ काम में आ जाए। ठीक है, तो यू डैश नो मतलब शायद आपको ना पता हो या आपको जानना चाहिए कि वो चीज़ कब आपके काम में आ जाएगी। तो ठीक, यहाँ क्या होगा? कम इन के बाद कोई वर्ड यूज करोगे तभी वो आ जाएगा, पुरानी चीज़ जब हम काम में लेते हैं। अब हिज बेडरूम वाज टोटली डैश, इनका महाशय का, जोसेफ महाशय का बेडरूम क्या था? टोटली डैश विद फ्लैट बाइसिकल टायर्स। उनके बेडरूम में भरा हुआ था। टोटली डैश मतलब क्या हुआ? एकदम से भरा हुआ था। किससे? फ्लैट बाइसिकल टायर्स से, एम्प्टी बॉक्सेज से, और डैश बास्केटबॉल्स से। बास्केटबॉल का मतलब यहाँ बास्केटबॉल कैसा होगा? हवा भरी हुई तो होगी नहीं, पिचका हुआ होगा ना, तो पिचका हुआ बास्केटबॉल से, और बेंट टेनिस रैकेट्स से, मतलब टूटे हुए टेढ़े मेढ़े टेनिस रैकेट्स। डैश लीविंग एनी स्पेस टू गेट इन द डोर, मतलब दरवाजे के अंदर घुसने के लिए कहीं कोई जगह नहीं होती, तो यहाँ मुश्किल से कोई जगह छोटी होगी, क्योंकि एनी लगा हुआ तो यहाँ हार्डली वार्डली टाइप का कोई वर्ड लग जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जब ये कहा करते थे, जोसेफ जब ये कहा करते थे, आगे यहाँ कहा ना हिज मोटो वाज, वो क्या कहता था कि नेवर थ्रो एनीथिंग आउट, यू डैश नो व्हेन इट माइट कम इन। तो आपको पता नहीं है, तो इन्होंने कहा कि आपको जानना चाहिए, तो क्या होगा? यू वुड नो, क्या लगा होगा यहाँ पे? यू वुड नो व्हेन इट माइट कम। ठीक, कम इन डैश, ये तो एक वर्ड में हमें यूज करना पड़ेगा। यू वुड नो, तो ठीक है, तो नेवर नो नहीं लगाना होगा क्योंकि पास्ट में बात चल रही थी ना। हिज मोटो वाज, उसका मोटो क्या था, तो इसलिए हमें पास्ट में लगाना पड़ेगा। तो ये पास्ट में जाएंगे नहीं, यही पास्ट में जा पाएगा, विल का वुड हो जाता है ना। ठीक है, तो आगे आ जाओ। अब फिलर नंबर 2 है, तो फिलर नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 22 के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हमारे कब हमारे काम आ जाए। तो कम इन, कम इन के बाद क्या लगाओगे? हैंडी, ये लगे कम इन हैंडी। कम इन रेडी, नियर बाई, क्लोज नहीं। कम इन हैंडी का मतलब होता है जो चीज़ हम फेंक रखे हैं कहीं पे, इधर उधर पड़ी है, कब वो किस काम आ जाए कहा नहीं जा सकता, तो किसी भी समय यूज की जा सकती है, इसलिए यहाँ कम इन हैंडी यूज किया जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ। फिलर नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका ये वाला हो जाएगा। तो उसका कमरा क्या होता है? पूरी तरह से क्या चीज़ होता है? पूरी तरह से। हिज बेडरूम वाज टोटली डैश विद फ्लैट बाइसिकल टायर, तो क्या होता है? क्लटर्ड। क्लटर्ड का मतलब क्या होता है? क्लटर्ड मतलब जगह जगह पर छितराया हुआ है, जगह जगह पर बिखरा हुआ है। ठीक है, तो डिसलोकेटेड तो है नहीं भाई, कमरा डिसलोकेटेड थोड़ी होता है, अपनी जगह से हट तो जाएगा नहीं। स्प्लास्ट मतलब क्या हुआ? क्या कहते हैं? छींटे पड़ना, या क्या कहते हैं? छिड़काव करना। तो यहाँ पे छिड़काव थोड़ी हुई है चीज़ों की, और कंफ्यूज नहीं होगा। कमरा क्या होता है? क्लटर्ड होता है, वहाँ पे चीज़ें बिखरी हुई हैं। क्या चीज़ें बिखरी हैं? ये देखो, फ्लैट टायर्स हैं, एम्प्टी बॉक्सेज हैं, डैश बास्केटबॉल है, और ये टेनिस रैकेट्स हैं, ये सब हैं। तो अब चौथे नंबर पे देखो क्या होगा। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें बता रहे हो कि ये सब चीज़ें उसके कमरे में थी, तो बिखरी हुई ही होंगी ना। अब आ जाओ ये 4 वाले पर। उसके कमरे में जो बास्केटबॉल पड़े हुए हैं, कैसे उसमें हवा भरी होगी या हवा निकली होगी? तो जाहिर सी बात है, वो कहता था ना किसी भी चीज़ को फेंको मत, खराब हो गई हो तो फेंको मत। तो मतलब क्या हुआ कि वो बास्केटबॉल, उसकी हवा पिचकी हुई होगी, हवा निकली हुई।
तो हवा निकली होगी, पिचका होगा बास्केटबॉल, तो क्या कहोगे, वो डिफ्लेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यही होगा। वियरीड का मतलब थका हुआ बास्केटबॉल थोड़े न होगा यार। ड्रेन्ड का मतलब जिसकी एनर्जी निकल गई हो, ये भी नहीं होगा। रिड्यूस्ड का मतलब घट गया होगा, ये नहीं होगा। बल्कि डिफ्लेटेड का मतलब जैसे बॉल होता है, बॉल की हवा निकाल दो तो ये ऐसे पिचक जाता है, वो तो पिचका हुआ बॉल होगा। ठीक है, तो ये लगा दोगे वहाँ पे। अब आ जाओगे आखिरी वाले से क्वेश्चन पे। ये है फिगर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ लिखा है कि डैश। अब इमेजिन करो कि कमरे में चीज़ें एकदम खचाखच भरी हुई हैं। यहाँ दरवाज़ा है, तो दरवाजे से अंदर घुसने की भी जगह नहीं है, ये हाल है उसके कमरे की। अब यहाँ आ जाओ, तो ये सारी चीज़ें हो गई जो उसके कमरे में भरी हुई हैं। डैश लीविंग एनी स्पेस टू गेट इन द डोर। दरवाजे से अंदर घुसने के लिए शायद ही कहीं कोई जगह मिलती हो, तो ए नहीं लगा होगा। ये नहीं लगा होगा तो क्या लगाओगे, बेयरली लगा हुआ, और क्या लगा पाओगे। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, अब देखिए आराम से। ठीक, बेयरली के साथ ही ये नहीं लग पाएगा, ध्यान रखना है ना। मेयरली के साथ, सिंपली और साइटी के साथ नहीं लगेगा। किसके साथ, बेयरली एनी प्लेस। बेयरली होता, हार्डली एनी प्लेस होता, स्कार्सली एनी प्लेस होता, तो यही सब लगता है यहाँ पे। ठीक, तो आंसर कौन सा हो गया, ये 3 वाला होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज कौन सा कर रहे थे, सेट नंबर 11 इंटू 25। अब मैं बराबर आप लगा लीजिएगा कितना हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है, लगा सकता हूँ, लेकिन हम अब को भी कभी कुछ कुछ छोड़ दिया करेंगे ना। तो ये था हमारा 11 सेट। कैसा लगा आप लोगों को, और इसके पहले के सेट कैसे लगे, और नेक्स्ट सेट में अगर कोई करेक्शन, कोई सुधार चाहते हैं, कोई और डिमांड हो आप लोगों की, तो बता दीजिए, ताकि हम आगे वाले सेट्स में वो इम्प्रूवमेंट करें। अगर आप संतुष्ट हैं तो फिर चलने दीजिए, ऐसे ही ठीक चल रहा है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, सेशन नंबर 12 में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।